बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी सहवल साहब से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, कैट, एलएलबी ट्यूशन सब की यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और ऑन कैंपस भी पढ़ाते हैं। तो जिसको भी जिस लेक्चर्स की भी ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है 03037534 पर। आइए लेक्चर नंबर 2 जो है ऑन क्यूएसओ पे जो हमारा एक सीरीज चली हुई है, उस पे हम लेक्चर नंबर 2 क्यूएसओ पे इंटरप्रिटेशन जो आर्टिकल 2 है इस पे करते हैं जी आज। ठीक है, आइए जी। इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहा है कि इस ऑर्डर में अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट के इस जो ऑर्डर में ये जो नीचे आर्टिकल 2 में इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन वाला, जिसको डेफिनेशन भी कहते हैं कि डेफिनेशन दी हुई है नीचे वो कह रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे यही लिया जाएगा जो यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है ना, इन अल्फाज का जैसे कोर्ट है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट है, इनका यहाँ पे जो मतलब बता दिया गया है ना, इनका मतलब यहाँ पर यही होगा। हाँ, अगर किसी दूसरे लॉ में किसी सब्जेक्ट में अगर इनका मतलब और है तो वहां पर उनका मतलब वही लिया जाएगा। यहाँ पर जो बता दिया गया है और इसको इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट में किसी सब्जेक्ट में या कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज डिफरेंट है तो उसको उस लिहाज से देखा जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब हम पढ़ते हैं जी कोर्ट को। कोर्ट क्या होती है? कोर्ट कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस। एक आपने याद रखना है, तमाम जजेस पर ये मुश्तमिल होती है। कोर्ट का मतलब है तमाम जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, और मजिस्ट्रेट्स है। कोर्ट का मतलब है तमाम जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। ठीक है ना, एंड ऑल पर्सन्स। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट किसके अलावा? आर्बिट्रेटर्स के अलावा। पीछे हमने पढ़ा है आर्टिकल 1 में कि जो क्यूएसओ है वो आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग होती है आर्बिट्रेशन के सामने उस पर अप्लाई नहीं होता। तो आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं है, ये आपने याद रखना है। आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं है। देखिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स उसने कहा है, मतलब उसने दो अथॉरिटीज हैं उनको कहा है कि ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। जो एविडेंस ले सकते हैं वो क्या है? तो वो कोर्ट कहलाएंगे, कोर्ट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब क्लियर हो गया। अब आप आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ ना आया करे, आप उसको बैक करके देख लिया करें, दोबारा सुन लिया करें। ठीक है ना, आज चले एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है कि इसी का मैंने एमसीक्यूज बनाया। मैंने आपको उसे प्रॉमिस किया था कि जो भी आर्टिकल पढ़ाऊंगा उसके साथ ही एमसीक्यूज बना के दूंगा ताकि आपका जो पेपर है जो है वो क्लियर होता जाए। ठीक है ना, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ये तो बात ठीक है, हमें समझ आ गया। एंड ऑल पर्सन, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, हमने ऊपर पढ़ा है कि आर्बिट्रेटर्स के अलावा तमाम कोर्ट्स होंगे लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ठीक है ना, तमाम जजेस भी उसने दे दिया, तमाम मजिस्ट्रेट्स भी दे दिया और ऑल पर्सन भी दे दिया जो लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस है। लेकिन एक्सेप्ट कौन? कोर्ट नहीं है, आर्बिट्रेटर नहीं है। बी ऑप्शन इसका ठीक है, आर्बिट्रेटर्स इसका बी ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी। आगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट को यूं डिफाइन किया हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। कोई भी मामला, मैटर मतलब है कोई भी मैटर। मैटर हो सकता है आपके मेरे दरमियान, हो सकता है आपके ए और बी के दरमियान, हो सकता है कोई भी, यानी कि आपने घर बेच रहे हैं, घर ले रहे हैं, और वो मामला है ना, उस मामले को, मैटर को क्या करना है? एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो, किस पर? अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी जगह पर, सतह पर। वो अमूमन ज्यादातर पेपर ही होते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है ना, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर के जरिए, लेटर्स के जरिए मतलब कि एबीसी के जरिए, फिगर्स के जरिए, 1 2 3 के जरिए, मार्क्स के निशानात के जरिए। ठीक है ना, किसी भी मैटर को, उसने कहा किसी भी मैटर को किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी मैटर को, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, किसी भी मैटर को किसी भी सब्सटेंस पर जब उसको एक्सप्रेस किया गया हो, उसे डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी मीन्स के जरिए, मतलब इन तीन मीन्स के जरिए, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के जरिए, या इनमें से एक से ज्यादा के जरिए। ठीक है ना, तीनों चीजें भी यूज हो सकती है।
1 2 भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, और फिगर्स भी और मार्क्स भी हो सकते हैं। इन तीनों के जरिए या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, यानी इनमें से तीनों से या तीनों से ज्यादा इनमें एक में से ज्यादा किसी से भी, यानी कि वो किसी भी सब्सटेंस पर मैटर को एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो, और इंटेंडेड टू बी यूज, ये सोचते हुए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये लेटर फिगर और मार्क्स, और विच में भी यूज, जिनको यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, जिस मकसद के लिए वो आप मैटर को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, वो उसको आपके काम आ सकते हैं, विच में भी यूज, वो आपके काम आ सके, मतलब जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। तो वो ऐसी ऐसी वो क्या चीज़ कहलाएगी, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी, डॉक्यूमेंट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो चीज़ क्या कहलाएगी, डॉक्यूमेंट कहलाएगी। मीन्स एनी मैटर expressed up described upon any substance by means of letter figure or marks, लेटर फिगर और मार्क्स के जरिए किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी मामला क्या हो उसको एक्सप्रेस किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, और या एक से ज़्यादा मीन्स के जरिए एक्सप्रेस किया गया हो, ये वाले इनसे ज़्यादा, या लेटर से या फिगर से या मार्क से या तीनों के जरिए एक्सप्रेस किया गया हो, और इस नीयत से एक्सप्रेस किया गया हो कि उसको पढ़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, और उसका मैटर को रिकॉर्ड करने का पर्पज हो, कोई पर्पज हो कि इसको हम, पर्पज क्या होता है कि ये एक एविडेंस के तौर पर इसको महफूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, डॉक्यूमेंट कहलाएगी। ठीक है जनाब, ये आपने याद रखना, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कोई भी लिखी हुई चीज़ क्या होती है, वो एक डॉक्यूमेंट कहलाती है, ये आपने याद रखना, राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट है। आगे चलते हैं, वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफ्ड, वर्ड जो प्रिंटेड हो किसी भी जगह पर, लिथोग्राफ्ड हो, ठीक है ना, और उसमें फोटोग्राफ्ड हो, जैसे आप फोटोग्राफी कराते हैं, डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब मैप जो होता है वो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैप जो होता है वो किसी भी मुल्क का किसी भी नक्शा होता है, वो अथॉरिटी बनाती है, तो वो किसी पेपर पे लगाए होते हैं निशानात, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट है। प्लान जो होता है, प्लान भी डॉक्यूमेंट है, आप कोई प्लान बना रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, उसको मकसद है, तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, इंस्क्रिप्शन होता है खुंदाकारी, किसी भी मेटल प्लेट पर होती है, स्टोन पर होती है, वो क्या होती है, वो डॉक्यूमेंट कहलाती है आपकी। ठीक हो गया। कैरिकेचर क्या है, कैरिकेचर भी इज द डॉक्यूमेंट है, कैरिकेचर क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कैरिकेचर होता है जो ना आप शक्ल वगैरह बनाते हैं, कार्टून वगैरह जो देखते हैं अपना अखबारों में, टीवी में, ये इसको कहते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी एक कैरिकेचर, अगर किसी खास शक्ल बनाई गई है, उसका कोई मकसद है, जैसे कि अब मज़ाहिया सियासतदानों की शक्ल बनती है, तो उसका कोई मकसद होता है, ठीक है ना, वो भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ होती है। आगे चलते हैं जनाब, डॉक्यूमेंट, अब एमसीक्यू नंबर 2 करते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स मतलब एनी मैटर, कोई भी मामला एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब किया गया हो या एक्सप्रेस किया गया हो अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सटेंस आएगा वर्ड, देखिए सब्सटेंस वर्ड आएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दिया था कि किसी भी के मामले, किसी भी सब्सटेंस पर किसी भी मामले को जब एक्सप्रेस कर दिया जाए या डिस्क्राइब कर दिया जाए लेटर फिगर और मास के जरिए, तो वो क्या बन जाती है चीज़, डॉक्यूमेंट बन जाती है। अब यहाँ पे आएगा, एनी प्लेस नहीं आएगा, एनी सरफेस नहीं आएगा, तो सब्सटेंस का वर्ड यूज हुआ है, तो सब्सटेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ डैश, बाय मींस ऑफ डैश, कौन से मीन्स के जरिए, पेन के जरिए, लेटर फिगर मार्क्स के जरिए, या वर्ड्स के जरिए, लेटर फिगर मार्क्स के जरिए। ठीक है, ये आपको जहां से समझ ना आए तो वहां पर आपने क्या करना है, आपने इसको रोकना है और इसको तसल्ली से पढ़ना है, और इसको दोबारा सुन लेना है, रिवाइज, इसको रिवाइज कर लेना है, पीछे से रिवर्स करके ना, जो आपने वीडियो को दोबारा सुन लेना है। ठीक है ना जी, ये समझ जाना चाहिए। लेटर फिगर और मार्क्स के जरिए यहाँ पे आएगा, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स, ये आपने याद रखना है, लेटर फिगर और मार्क्स के जरिए। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4।
डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मामला जिसको एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पर बाय मीन्स लेटर, फिगर और मास के जरिए या इनमें से एक से ज़्यादा के जरिए किया गया हो, तो जिसका मकसद हो कि वो उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर क्या आ जाएगा? रिकॉर्डिंग दैट मैटर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका ठीक है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहता है? डैश मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस पर कोई मैटर जो एक्सप्रेस किया गया हो लेटर, फिगर और मास के जरिए, वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये देखिए प्लीज डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आएगा, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। एविडेंस क्या मतलब? आगे एविडेंस की डेफिनेशन है जनाब। एविडेंस क्या होती है? देखिए एविडेंस दो तरह से होती है, एक होती है ओरल एविडेंस होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब जो ओरल एविडेंस होती है, अगर आ जाए ऑल स्टेटमेंट्स का वर्ड्स आ जाए स्टेटमेंट्स, तो वो ओरल एविडेंस को का मतलब होगा। अगर ऑल डॉक्यूमेंट्स का वर्ड आ जाए तो वो क्या है? और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का वर्ड वो शो करेगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात हो रही है। All statements which the court permits are requires be made before it। मतलब कि वो कह रहा है all statement which the court permits, जिसकी कोर्ट इजाजत देती है, are require करती है, be made before it, be made before it, उसके सामने ये दी जाए स्टेटमेंट्स by witnesses के लिए, गवाहों के जरिए गवाह दे उसके सामने, कोर्ट के सामने, इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो मैटर अंडर इंक्वायरी चल रहा है उससे। ठीक है ना, सच स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे? कॉल्ड एविडेंस कहेंगे। उन स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे? उनको उनको ओरल एविडेंस कहेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे। ठीक है ना, तमाम स्टेटमेंट्स जिसको कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है, तलब करती है कि वो विटनेस को, गवाहों को, कि वो उसके सामने स्टेटमेंट्स दें, तो किस रिलेशन में? कि जो मामला अंडर इंक्वायरी उसके अदालत में चल रहा है उसमें वो विटनेस बुलाकर वो स्टेटमेंट्स दें, तो सच स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगी? ओरल एविडेंस कहलाएंगे। अब ये बात मैंने आगे एमसीक्यूज बनाना है, इसको गौर से सुनना है। ठीक है, आगे है जी 2 में है जी आल डॉक्यूमेंट्स। आल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। वो कह रहा है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम उनको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए। ठीक है ना, कोर्ट की जांच, जो कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करती है, ठीक है, वेदर को बोगस है या ओरिजिनल है, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, जिन्हें किसी कोर्ट इजाजत देती है या रिक्वायर करती है कि विटनेस उसके सामने वो स्टेटमेंट्स दे, तो इन रिलेशन द मैटर जो अंडर इंक्वायरी है, तो उन सच स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे? डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस कहेंगे। ठीक है, ओरल एविडेंस कहेंगे। ऑप्शन बी सी सही है। ठीक है, ओरल एविडेंस कहेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 7 ये कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट्स के लिए। ठीक है ना, कोर्ट इंस्पेक्ट करती है उनको डॉक्यूमेंट्स को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑल क्या कहलाते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, डायरेक्ट क्या कहलाएगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगी। ए ऑप्शन इसका ठीक है जी। ठीक है जनाब, हो गया। अब आगे चलते हैं जी, फैक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। फैक्ट क्या कहलाता है? फैक्ट होता है जी, डी ऑप्शन है जी, फैक्ट। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ठीक है ना, फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब कि वो कह रहा है कि कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ से ये एनीथिंग से उसने ना वाज़ेह इसको वसी कर दिया है कि कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, कोई भी चीज, या वो जिस हालत में, स्टेट ऑफ थिंग चीजों की हालत जो भी हो सकती है। ठीक है ना, आर रिलेशन ऑफ थिंग्स, या चीजों, उन चीजों का रिलेशन, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, जिनको परसीव किया जा सकता हो बाय सेंसेस, सेंसेस के जरिए, तो वो क्या कहेंगे? एक फैक्ट है। ठीक है ना, अब देखें आपको जिन मुजरात नजर आते हैं नहीं आते। ठीक है ना, तो आपको आपके इर्द गिर्द चीजें पड़ी हुई नजर आती है, लोग चलते फिरते नजर आते हैं,
आपको इन कमरे में जहाँ पे बैठे हैं वो चीजें नजर आ रही होती है, दोस्त आपसे बात कर रहा होता है वो नजर आ रही होती है, कुछ चीज को लोग बोल रहे होते हैं वो चीजें सुनाई दे रही होती है। मतलब कि आप सेंसेस के जरिए आप उन चीजों को परसीव कर रहे होते हैं अपने, कि चीजें ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो वो एक फैक्ट है, ठीक है ना, वो फैक्ट है। मैं कमरे में कोई भी चीज पड़ी देखें, एनीथिंग, मतलब लैपटॉप पड़ा है, अब लैपटॉप पे आप लेक्चर देख रहे हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स, इसके साथ कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, रिलेशन ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों का रिलेशन क्या है, अभी इन चीज़ों का रिलेशन देखा जाए कि कमरे में टेबल पर लैपटॉप पड़ा है, कैमरा पड़ा है, ठीक है, माउस पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है और साथ नोट्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी को पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, ये एक फैक्ट है। इसको परसीव किया कर सकते हैं हम अपने सेंसर्स के, आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्टडी का काम होता है, ठीक है। आगे, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। देखिए, कोई भी मेंटल कंडीशन जिसके बारे में पर्सन जो होता है वो कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियस मतलब एक्टिव हो जाता है, चुकन्ना हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, वो भी फैक्ट कहलाएगा। मतलब कि आपके घर से आप घर में बैठे हुए बाहर कोई आवाज आती है, बहुत जोर से आवाज आती है, तो आप कहते हैं अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने फायर की आवाज आई है, किसी ने फायर किया है, तो बाहर जाके निकलते हैं, तो वो दूसरा, वो एक बंदा मर्डर हुआ होता है, तो वो जो आपको आवाज आई थी, तो आपको मेंटल कंडीशन, आप उसके बारे में आप एक्टिव हुए थे, थोड़ा सा कॉन्शियस हुए थे, तो वो क्या है, वो आवाज का आना भी एक क्या है, फैक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन इसकी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन कहते हैं कि उसने कहा कि देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर्स में है, जैसा कि मैंने आपको बुक्स की एग्जांपल दी, टेबल की एग्जांपल दी, लैपटॉप की एग्जांपल दी, एक ही कमरे में पड़े हुए हैं, इन सर्टन प्लेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक फैक्ट है, क्योंकि एक फैक्ट है, हकीकत है, वो नजर आ रहा है आपको चीज, कोई भी किसी हालत में भी देखे ना, कमरा बंदे में जाते हैं, कमरा बंदा अंदर बड़ा पड़ा है, वो आधा बेड पे आधा नीचे लटका हुआ है, तो एक फैक्ट है, ठीक है ना, दैट अ मैन हर्ड सा समथिंग, अगर कोई चीज वो सुनता है या देखता है, देखिए उसने, वो भी एक फैक्ट है। दैट मैन क्या है, सेड सर्टन वर्ड्स, उसने कोई वर्ड्स बोले हैं कि मैंने उसको चोरी करते हुए देखा, या मैंने ये चोरी की, या मैंने उसको मारा, या मैंने उसको छुपाया, ये भी एक फैक्ट है। दैट अ मैन होल्ड सर्टन ओपिनियन रखता है, ठीक है ना, हैज अ सर्टन इंटेंशन, उसकी कोई इंटेंशन है, वो एक्ट इन गुड फेथ में करता है या फ्रॉडुलेंटली करता है, यूजर्स पार्टिकुलर वर्ड्स करता है इन अ पार्टिकुलर सेंस में, आर वाज एट द स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ द पार्टिकुलर सेंसेशन, मतलब कि खास तरीके से वो क्या करता है, एक खास ओपिनियन रखता है, और चाहे वो एक गुड फेथ में करता है या फ्रॉडुलेंटली करता है, खास वर्ड यूज करता है, वो क्या होगा, वो सारा क्या कहलाएगा, एक फैक्ट कहलाएगा, ठीक है। किसी बंदे की कोई खास रेपुटेशन है, ठीक है ना, वो चौधरी है, वो एमएन एमपी है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो रेपुटेशन, उसकी रिप्यूट है, उसकी इज्जत बनी हुई है, वो बड़ा मशहूर वकील है, वो बड़ा मशहूर डॉक्टर है, वो क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो एक है, फैक्ट है। आगे इसके एमसीक्यूज हम 8 करते हैं। एमसीक्यूज 8 क्या कहता है, एमसीक्यूज 8 कहता है एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है ना, कोई भी चीज स्टेट ऑफ थिंग्स हो सकती है, रिलेशन ऑफ थिंग्स हो सकता है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो कि कैपेबल, जिसको हम अपने सेंसेस के जरिए परसीव कर सकते हैं, ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इस क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगी, फैक्ट कहलाएगा या डॉक्यूमेंट कहलाएगा, वो जनाब फैक्ट कहलाएगा, ठीक है ना, अभी ऊपर पढ़ के आए हम। फैक्ट मीन्स कह रहा है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज स्लीपिंग, सो रहा हो या एक्टिव हो या क्या हो, कॉन्शियस हो, तो वो क्या हो, कॉन्शियस हो, चुकन्ना हो जाए उसके बारे में, तो फिर क्या वो कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 ये कहता है देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टन ऑर्डर्स, सर्टन ऑर्डर्स में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सर्टन प्लेस पे पड़े हुए हैं, सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्शियस कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा, बुक कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा, साफ ज़ाहिर है, ठीक है ना, अभी पढ़ के आए हम ऊपर। अ मैन हर्ड और saw समथिंग, एक आदमी ने कुछ चीज़ सुनी, देखी, और वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है, पॉइंट है, फैक्ट है, क्या है, वो भी फैक्ट है।
ठीक है, आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12, अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट है। एक आदमी ने क्या किया, उसने सर्टेन वर्ड्स बोले तो वो भी एक फैक्ट कहलाएगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 13 जो है, अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन है वो भी एक फैक्ट है। ठीक है ना, आगे एमसीक्यूज नंबर 14 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 ये कहता है, अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन ओपिनियन, अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, उसकी सर्टेन ओपिनियन है, वो सर्टेन इंटेंशन के साथ कोई गुड फेथ में या फ्रॉडुलेंटली कोई एक्ट करता है, पार्टिकुलर वर्ड्स यूज करता है, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पे, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक थिंग कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा या बुक कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा। ऊपर पढ़ के हैं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं जी। आगे जी हम अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इसको आपने समझना है। अब ये जो मैं जो आर्टिकल 2 पढ़ने जा रहा हूँ ना, सब जो प्रोविजन 2 है, इसमें उसने अलग से एक रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन दी है। रेलिवेंट फैक्ट को उसने ये कहा है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट को रेलिवेंट हम तब कहेंगे कि दूसरे फैक्ट के साथ ये रेलिवेंट है, किसी इस सीन के साथ, किसी इशू के साथ, टू अनदर, दूसरे फैक्ट के साथ, कि ये रेलिवेंट तब होगा व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज, वो जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड है, किस तरह से, किसी भी तरह से, रेफर्ड टू, जो कि रेफर्ड किए गए हैं कौन से वेज, इन द प्रोविजंस, उन प्रोविजंस में, ऑफ द ऑर्डर रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। आर्टिकल यहाँ पे आ जाता है, आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक जो आर्टिकल्स हैं, वो कह रहा है कि इनकी बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के में, जो प्रोविजन दी हुई इस ऑर्डर की प्रोविजन के मुताबिक, जो वेज उसमें बताए गए हैं उसके मुताबिक वो क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो फिर वो एक फैक्ट दूसरे के साथ, फैक्ट के साथ रेलिवेंट होगा। ठीक है, मतलब इसने कहा है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ रेलिवेंट, फैक्ट का मतलब ये होता है कि आदमी मरा, आदमी, ये एक फैक्ट इन इशू है, आदमी मरा, अब किसने मारा, किस जगह में मरा, उसका टाइम क्या था, ये सारे फैक्ट जो है वो उसके रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ रेलिवेंट तब होगा जब वन इज द कनेक्टेड विद अदर, जब एक दूसरा फैक्ट दूसरे, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरह से कनेक्टेड हो, इन एनी ऑफ द वेज, किसी भी तरीके से, रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, जो इस ऑर्डर कानून शहादत की प्रोविजन में दी गई हैं, रिलेटेड टू द, कौन सी प्रोविजन, रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो चैप्टर 3 आपका है, आर्टिकल्स 18 से लेकर 69 तक में होगा, उसमें बताए गए हैं वेज, उसमें अगर वो फाल करेगा तो वो फैक्ट रेलिवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे रखते हैं इसके एमसीक्यूज। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट को दूसरे के साथ रेलिवेंट तब कहेंगे व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज, जब एक जो है कनेक्ट हो दूसरे के साथ किसी भी तरह से, रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर की प्रोविजन में जो रेफर की गई है, रिलेटेड टू द, रिलेटिंग टू द फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट डॉक्यूमेंट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट मतलब कि वे जो इस प्रोविजन, इस ऑर्डर की प्रोविजन में जो बताएंगे वो कौन सी प्रोविजन है, रिलेटेड टू द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, ऊपर मैंने आपको बता क्या था, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू जो एक्सप्रेशन है फैक्ट इन इशू, इंक्लूड्स एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट वो कोई हो सकता है, उसमें कोई भी फैक्ट हो सकता है, फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, वो खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, किसी दूसरे फैक्ट के लिहाज से, कि द उसकी एग्जिस्टेंस, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसको वो नॉन, उसकी फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, द एग्जिस्टेंस, उसकी फैक्ट एग्जिस्ट करता है, नॉन एग्जिस्टेंस, क्या फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर उसकी क्या है, उसके एक्सटेंट ऑफ द एनी राइट, वो क्या है, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या है, असर्टेड या डिनाइड,
मतलब कि असर्टेड या डिनाइड इन एनी सूट आर प्रोसीडिंग, मतलब कि उसने कहा है कि किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में क्या है, वो या तो फैक्ट क्या डिनाई किया गया है या असर्ट किया गया है, ठीक है ना, तो वो फैक्ट इन इशू है कहलाएगा। किसी भी फैक्ट को, मतलब कि कोई भी फैक्ट जो हो, अगर वो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी यानी कि वो या ये वजह कि ये किसी ने उसको असर्ट मान लिया है या उसका इनकार कर दिया है, तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। मतलब कि अगर एक बंदा मरा है, मर्डर हुआ है, तो मर्डर होना ये फैक्ट इन इशू कहलाता है, ठीक है ना, फैक्ट इन इशू कहलाता है। मरा कैसे है, किसने मारा है, किस जगह पे मरा है, क्या तो ये सारी चीज़ें, किस टाइम में मरा है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगी। आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन, एमसीक्यूज नंबर 16 करते हैं। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, वो खुद, या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। क्या आ जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस तो ऑलरेडी पहले आ चुका, डिसेबिलिटी नहीं आएगा, नॉन एग्जिस्टेंस आएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक है जी। आगे है इसको आप इग्नोर कर दें, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ठीक है ना, ए जो है वो अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी एन इशू, फॉलोइंग फैक्ट्स इशू हो सकते हैं, दैट ए काज बी डेथ, ठीक है ना, कि ए जो है वो बी की मौत का सबब बना और बी ने मारा है। ए हैड इंटेंशन टू काज बी डेथ, ए इंटेंशन रखता था बी को मारने की, कि ए ने सडन प्रोवोकेशन, मतलब कि उसने इश्तहाल दिला दिया बी ने, कि वो ऐसा गुस्सा दिला दिया, उसको बहन वहाँ की गाली दे दी या कोई भी कह दिया, उसने गुस्से में आया, ये भी एक इफेक्ट इन इशू है। एट दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच काज्ड बी डेथ, जब ये ए अमल कर रहा था, कोई भी एक्ट कर रहा था जिसकी वजह से बी की डेथ हुई है, वो इस वजह बाय द रीजन ऑफ द अनसाउंड माइंडनेस और अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, कि वो अपने यानी कि उसका जो माइंड था वो अनसाउंड था, उस वजह से उसको पता नहीं चला, इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, कि वो एक्ट इसकी जान ले सकता है, ये भी एक फैक्ट इन इशू है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने ये इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 अब प्रूव्ड फैक्ट क्या होता है और डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या होता है, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 में सब प्रोविजन 4 में हम पढ़ेंगे प्रूव फैक्ट क्या है। प्रूव्ड फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। ये देखें, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट प्रूव कहलाता है व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, जब एक व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, ठीक है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को प्रूव्ड फैक्ट तब कहा जाएगा कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, साबित हो चुका है कि ये एग्जिस्ट करता है, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट, जो कोर्ट के सामने जो मैटर है, कोर्ट उसको कंसीडर करने के बाद क्या करती है, आइदर बिलीव्स कर लेती है टू एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, आर कंसीडर्ड इट्स एग्जिस्टेंस, या उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सीडर करती है कि ये एग्जिस्ट फैक्ट एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, वाकई ही ऐसा हुआ है। सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, एक आकल इंसान भी क्या करता है, आकल इंसान भी ये क्या करे, आर्ट आर्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर एक केस के सर्कमस्टांसेस के अंदर, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, वो भी एक अकल इंसान भी ये सपोज करे कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कोर्ट भी इस बात का बिलीव कर ले कि ये फैक्ट पाया जाता है, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा, प्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा। ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो इसको रिवाइज करें, दोबारा बैक करें, सुने इसको, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 17 क्या कहलाता है, एमसीक्यूज नंबर 17 ये है, इसी का मैंने एमसीक्यूज बनाया है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को प्रूव कहा जाता है कि व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स, जब मैटर को कंसीडर कर लेते हैं बिफोर इट, द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट आर कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस, क्या आ जाएगा, टू एग्जिस्ट आएगा, टू एग्जिस्ट भी ऑप्शन ही का आएगा जी। कोर्ट बिलीव्स कर ले
कि वो एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो फैक्ट प्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा, प्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब ये जी डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या कहलाता है, डिसप्रूव्ड फैक्ट। डिसप्रूव्ड फैक्ट ये होता है, a fact is said to be disproved when after considering the matters before it। जब एक फैक्ट को डिसप्रूव्ड फैक्ट तब कहा जाएगा जब आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स, कोर्ट उसको कोर्ट जो है कंसीडर करने के बाद आइदर बिलीव्स कर ले कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो कोर्ट बिलीव कर ले कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो वो डिसप्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा। ठीक है, आर कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, या इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को कंसीडर करती है। सो प्रोबेबल इस इम्कान तक दैट अ प्रूडेंट मैन, एक जो अक्लमंद इंसान है, वो भी इस बात पे सपोज कर ले कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फैक्ट क्या कहलाता है, डिसप्रूव फैक्ट कहलाता है। देखें दो चीज़ें बड़ी आसान है। 4 में हमने पढ़ा कि प्रूफ फैक्ट और 5 में पढ़ा डिसप्रूव फैक्ट। 4 में ये कि कोड अगर ये इस बात की बिलीव कर ले कि इट डज एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, तो वो फैक्ट प्रूव्ड होगा। अगर 5 में ये कर ले कि कोड बिलीव कर ले कि ये फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या है, वो डिसप्रूव फैक्ट कहलाएगा। ठीक हो गया जनाब, डिसप्रूव फैक्ट कहलाएगा। आगे एमसीक्यू नंबर 18 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 जो है वो क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 18 जो है, a fact is said to be a fact is said to be disproved या proved, क्या आएगा, proved क्यों आएगा, when after considering the matters before the court either believes it that it does not exist, कोर्ट ये बिलीव कर ले कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या होगा, क्या कहलाएगा कि ये डिसप्रूव्ड है। ये देखना आपने इससे अंदाजा लगाना है कि कोर्ट अगर बिलीव कर ले कि ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डिसप्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। 6 पढ़ते हैं जी, 6 प्रोविजन पढ़ते हैं, सब प्रोविजन 6 जो है, अ फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव, एक फैक्ट को प्रूव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड ना डिसप्रूव्ड, जब ये आ जाए कि वो ना तो प्रूव है और ना ही डिसप्रूव किया गया है, तो फिर वो क्या गया, ना टू बी प्रूव्ड, मतलब कि फैक्ट ना टू बी प्रूव्ड के वो फैक्ट प्रूव नहीं है, ना तो उसको प्रूव किया गया ना ही डिसप्रूव किया गया है, उसको कहा जाएगा कि ये दिस फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है ना, अ फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब कि उसको प्रूव नहीं किया गया, नहीं किया जाए, वो नॉट टू बी प्रूव कहलाएगा। नॉट टू बी प्रूव्ड, ये अपना फ्रेज याद रखना इसी तरह, नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है ना, ये पेपर में आ जाती है इस तरह से। A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। बी ऑप्शन ठीक है जिसका हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है। आगे चलते हैं जी। 7 whenever it is provided by this order that the court may presume a fact, the court may presume a fact, court presume कर सकती है कि it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। 7 में उसने ये बताया कि whenever जब भी it is provided, ये दे दिया गया हो, ये कह दिया गया हो बाय दिस ऑर्डर, ये कानून शहादत ने ये बता दिया हो कि दैट कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि फैक्ट जो है इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। अगर कोर्ट एक इस ऑर्डर में ये दे दिया गया हो कि ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि फैक्ट प्रूव्ड है, तो फिर क्या है, तो फिर उसको वो प्रूफ समझेगी। ठीक है ना, whenever it is provided by this order that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved। अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर ले कि वो फैक्ट पाया जाता है, तो कोर्ट उसको प्रूव फैक्ट सबर कर सकती है। हाँ, अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव, अगर वो डिसप्रूव्ड है, ठीक है ना, अगर डिसप्रूव कर दिया जाता है या मे कॉल फॉर इट प्रूव ऑफ इट, या उसको प्रूफ करने का कह दिया जाता है, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या वो प्रूव फैक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। whenever MCQ 20 करते हैं, whenever it is provided by this order, इस ऑर्डर ने प्रोवाइड कर दिया कि दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, ये ऊपर देखे ना, मे प्रिज्यूम का वर्ड जो हुआ, मे प्रिज्यूम इफेक्ट, तो क्या आएगा, शैल प्रिज्यूम आएगा, विल प्रिज्यूम आएगा।
मे प्रज्यूम आएगा, ठीक है ना। मे प्रज्यूम ए फैक्ट, इट आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड unless and until it is disproved and may call for proof of it, ठीक है, कह सकते हैं। आगे जी 8, whenever it is directed by this order, जब उसने कहा कि whenever it is directed by this order, it is directed by this order, जब ये डायरेक्ट कर दिया गया हो, डायरेक्शन दे दी गई हो बाय दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के जरिए, इस ऑर्डर ने ये कह दिया गया हो, द कोर्ट शैल प्रज्यूम, कोर्ट शैल प्रज्यूम इफेक्ट, कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, इट शैल रिगार्ड एज प्रूव्ड, तो फिर क्या है, तो फिर वो प्रूव फैक्ट समझा जाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव, हाँ अगर उसको डिसप्रूव ना कर दिया गया हो, अगर डिसप्रूव हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर कोर्ट अगर इस एक्ट के इस ऑर्डर के तहत ये बता दिया गया हो कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी तो फैक्ट वो प्रूव्ड होगा, अनटिल एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, अगर उसको डिसप्रूव नहीं किया दिया था। देखिए 21 करते हैं whenever it is directed by this order that the court shall presume आएगा या may presume आएगा, shall presume आएगा, सी ऑप्शन ठीक है जी इसका, ठीक है। आगे मैंने पढ़ दिया। 9 क्या करते हैं, when one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, जब इस ऑर्डर के तहत, इस कानूनी शहादत के तहत एक डिक्लेयर कर दिया गया है, एक जो फैक्ट है वो कंक्लूसिव प्रूफ है किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव करने का, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट के प्रूव होने पर रिगार्ड द अदर एज प्रूव, तो कार रिगार्ड क्या करेगी, कोर्ट क्या समझेगी, कोर्ट दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो चुका है, एंड शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट, और कोर्ट क्या करेगी, और कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी कि ऐसे फैक्ट को जो कंक्लूसिव प्रूव है उसको डिसप्रूव करने का, ठीक है। एमसीक्यूज करते हैं इसका आगे। When one fact is declared by this order to be conclusive proof in another court, the court shall, on the proof of fact, regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it, ठीक है। ये देख उसमें क्या कहा जाएगा, सिंगल प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ, पार्टिकुलर प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ आएगा, हमने ऊपर पढ़ा भी। एमसीक्यूज नंबर 23 करते हैं, आज का लास्ट एमसीक्यूज इस वीडियो का, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बड़ी समझ आई होगी। When one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, the court shall, on the proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of allowing it, proving it, disproving it, for the purpose of क्या आ जाएगा, ये देखिए आप, disproving it, क्या आ जाएगा, for the purpose of disproving it, उसको प्रूव करने, डिसप्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। ये जनाब था आज का आपका लेक्चर नंबर 2, या मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा करवा दिया। आर्टिकल 2 था, एक ही था, उसमें आगे प्रोविजन थी, तो उसकी मैंने आपको 23 एमसीक्यूज बना कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन वो मिलते रहे, और स्टूडेंट्स को आप जितने भी हो सकते हैं बताएं ताकि वो इन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर सके, लॉ गेट का जो उनका मसला बना हुआ वो हल हो सके, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।